देख रहे हैं नंबर 1 प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ में कोरोना के केसों में तेजी से इजाफा हो रहा है। मामले 350 के पार जा चुके हैं। दूसरी ओर क्वारंटाइन सेंटर में अब व्यवस्थाओं के चलते मरीजों की मौत बीजेपी को सरकार पर सवाल उठाने का मौका दे रही है। वहीं इन सब के बीच अब प्रदेश में भूपेश सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल भी कर दिया है। 50 से ज्यादा आईएएस अफसर इधर से उधर हुए हैं। हालांकि सरकार ने इसे रूटीन प्रशासनिक प्रक्रिया बताया है, लेकिन विपक्ष इसे अलग तरीके से लेकर सरकार पर तंज कस रहा है। बीजेपी के मुताबिक कोरोना संकट में जिला कलेक्टरों को बदलने से कुछ नहीं होगा। सरकार को क्वारंटाइन सेंटर्स में व्यवस्थाएं बेहतर करनी होंगी। लेकिन सवाल यह है कि जब सरकार इसे समान प्रक्रिया बता रही है तो फिर बीजेपी का ट्रांसफर पर सवाल उठाना कितना जायज है। सवाल यह भी है कि त्रासदी के दौरान जंबो तबादले करने से क्या प्रशासनिक व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस पर आज विस्तार से बात होगी। साथ ही हम रुख मध्य प्रदेश का भी करेंगे, जहां फिलहाल तो कोरोना का कहर है, लेकिन जैसे ही हालात कुछ ठीक होंगे वैसे ही राज्य की 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की जंग शुरू हो जाएगी। इस बार असली प्रतिष्ठा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया की दांव पर लगी है। और ये उपचुनाव के परिणाम से ही ये साफ हो सकेगा कि प्रदेश के राजनीतिक फलक पर दोनों में से किसका वर्चस्व रहेगा। प्रदेश की जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से अधिकांश वो विधानसभा क्षेत्र हैं जहां सिंधिया घराने का दबदबा रहा है। इधर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की प्रतिष्ठा इसलिए दांव पर लगी है क्योंकि उनकी सरकार दल बदलकर के कारण ही गिरी थी। हालांकि उन्हें भरोसा है कि उपचुनाव के बाद फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। खैर, प्रदेश में उपचुनाव की जंग कैसी रहेगी, इस पर हम हर रोज अलग अलग विधानसभाओं की बात कर रहे हैं। ऐसे में आज हम आपको भिंड जिले के महगांव विधानसभा क्षेत्र लेकर चलेंगे और जानेंगे यहां के हर सियासी समीकरण के बारे में। लेकिन शुरुआत छत्तीसगढ़ के साथ, जहां तबादलों पर तकरार है। तो छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने मंगलवार को 22 जिलों के कलेक्टर समेत एक साथ 56 आईएएस अफसरों के तबादले किए। वहीं बड़ी संख्या में हुए तबादलों पर विपक्ष ने तंज कसा है और सरकार पर आरोप लगाया है कि वह तबादला उद्योग चला रही है। विपक्ष ने कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच तबादलों के औचित्य पर भी सवाल उठाए हैं। वहीं सरकार ने इसे एक रूटीन प्रशासनिक प्रक्रिया बताते हुए विपक्ष के आरोपों को सिरे से नकार दिया है। इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करें। चलिए उसके पहले हम दिखाते हैं आपको एक छोटी सी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कोरोना कहर के बीच बड़ी संख्या में अधिकारियों के तबादले, 22 जिलों के बदले गए कलेक्टर, कई जिलों की जिला पंचायत सीईओ भी बदले, मंत्रालय में पदस्थ आईएएस अधिकारियों के प्रभार में भी बदलाव। बड़ा सवाल, ट्रांसफर पर बीजेपी का सवाल उठाना कितना जायज। छत्तीसगढ़ में कोरोना के तेजी से बढ़ते केसों के बीच भूपेश सरकार ने बड़ी संख्या में आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं, जो विपक्ष को रास नहीं आ रहे और उसने इसे लेकर सरकार पर तंज कसा है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा है कि कलेक्टर बदलने से कुछ नहीं होगा, सरकार को क्वारंटाइन सेंटर्स की व्यवस्था सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। जबकि सांसद सुनील सोनी ने कहा कि राज्य के अंदर प्रशासनिक अराजकता है, सिपाही से लेकर कलेक्टर तक को नहीं मालूम रहता कि वह कितने दिन तक अपने पद पर रहेगा। इधर मंत्री शिव डहरिया ने विपक्ष के सवालों को निरर्थक बताते हुए कहा कि तबादला किया जाना प्रशासन की समान प्रक्रिया है और इसका कोरोना से कोई संबंध नहीं है। जो जिस प्रकार से केसेस बढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़, हालत बद से बदतर होती जा रही है, इसके लिए ध्यान दें। कलेक्टर को हटा देने से व्यवस्था में सुधार नहीं आता। छत्तीसगढ़ के अंदर आधिकारिक अराजकता है। एक सिपाही को नहीं मालूम मैं कितने दिन रहूंगा, और टीआई और एसपी को तो आप छोड़ दीजिए। ट्रांसफर से कोरोना का संक्रमण का कहीं कोई संबंध नहीं है, उद्योग नहीं है, ये सामान्य प्रक्रिया है। जहाँ जरूरत होती है वो तबादले किए जाते हैं। विपक्ष के तमाम आरोपों के बीच एक बात यह भी है कि आईएएस अधिकारियों के तबादले मार्च में विधानसभा सत्र के बाद किए जाने थे, लेकिन कोरोना संकट और लॉकडाउन के चलते तबादलों को रोक दिया गया था।
लेकिन अब जिस तरह से बीते एक सप्ताह में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी आई है, ऐसे में जम्बो तबादले किए जाने पर सवाल उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो तबादलों पर तकरार, आज के इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रायपुर से जल्द ही जुड़ेंगे कांग्रेस प्रवक्ता रमेश परल्यानी जी जुड़ेंगे, बीजेपी प्रवक्ता श्री चंद सुंदरानी जी होंगे और स्वराज एक्सप्रेस छत्तीसगढ़ के संपादक मनोज सिंह बघेल भी हमारे साथ होंगे जल्द ही। और हमारे साथ भोपाल स्टूडियो में हमारे स्टेट हेड अनिल सिंह कुशवाहा हैं। अनिल, पहले आपसे ही सवाल है, आखिर तबादला तो सरकार की अपनी अधिकार क्षेत्र है, लेकिन इतनी मात्रा में तबादला कर देना ऐसे समय में जब कोरोना का हाहाकार पूरे देश, प्रदेश, विश्व में मचा हुआ है, क्या इसको किस रूप में लेते हैं आप? जिस राज्य में अगर जिलों की संख्या ही 28 है और ऐसे में 22 जिलों के कलेक्टर बदल जाए तो सवाल निश्चित तौर पर उठते हैं। और विपक्ष सरकार की खामियां देखने के लिए लगातार तैयार रहता है और यही कारण है कि इसको लेके हंगामा मचा है। और चूंकि कोरोना के दौरान ये सवाल इसीलिए उठ रहा है कि कोरोना से निपटने के लिए क्या तबादले एकमात्र रास्ता हो सकते हैं, और अगर है तो क्या इससे व्यवस्थाएं सुधरेगी, जबकि विपक्ष का ये लगातार मानना है कि इससे व्यवस्थाएं नहीं सुधरी और यही कारण है कि आज तबादलों पर सवाल उठे हैं। चलिए, हमारे साथ पक्ष विपक्ष दोनों ही जुड़ गए हैं, लेकिन एक बार मनोज से पूछ लेते हैं। मनोज, जब से भूपेश सरकार आई है तब से इतने बड़ी मात्रा में थोकबंद तबादले इसके पहले भी हुए हैं, या जैसे ही उनने शपथ ली होगी निश्चित तौर पे इसके पहले बीजेपी की जमावट रही होगी तो उनने तबादले किए भी तो इतने मात्रा में एक साथ किए हैं क्या? मनोज, मेरी आवाज आ रही? जी जी, चलिए सुंदरानी जी, बरल्यानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इसमें। मनोज, मैंने सवाल यह किया था कि जब से भूपेश सरकार आई है, बीजेपी की सरकार गई, भूपेश सरकार ने शपथ ली, उसके बाद से अभी तक क्या इतनी बड़ी मात्रा में एक साथ आईएएसओ के थोकबंद तबादले हुए हैं क्या? जी देखिए, जब मुख्यमंत्री के रूप में भूपेश बघेल ने शपथ ली, तकनीकी कारणों से हमारे बार फिर मनोज जी से संपर्क छूट गया है। अनिल, इतनी बड़ी मात्रा में मुझे नहीं लगता है कि जब से वो सरकार ने भूपेश सरकार पदस्थ हुई है उसके बाद से एक साथ इतनी बड़ी मात्रा में हुआ, जबकि 15 साल बीजेपी ने अपनी जमावट कर रखी होगी। यही कारण है कि सरकार लगातार तबादले कर रही है। आपको ध्यान होगा 2019 में जब कांग्रेस की सरकार बनी भूपेश सिंह मुख्यमंत्री के तौर पर, उसके बाद से ही तबादले शुरू हो गए थे और उस समय ये माना जा रहा था कि स्वाभाविक 15 साल से बीजेपी का शासन रहा है तो ब्यूरोक्रेसी कहीं उस रंग में तो नहीं ढल गई है, और ये आरोप विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस लगातार उस समय लगाती भी रही है। तो ऐसे में सरकार का बदलना, फिर अधिकारियों को चेंज करना, एक सामान्य प्रक्रिया इसको कह सकते हैं। हर राज्य में इस तरह की स्थितियां बनती हैं, लेकिन ये सामान्य प्रक्रिया इतनी बड़ी मात्रा में एक साथ ऐसे समय में जब कोरोना संकट हो, इसीलिए अब सवाल खड़े होने लगे, क्योंकि साल भर सरकार को समय मिल गया, काफी लगभग 2 साल हो गए हैं और अब तो सरकार को जवाब का पूरा मौका मिल चुका है। अब जब कोरोना की महामारी फैली हुई पूरे देश भर में, सभी लोग चिंतित हैं और पूरा स्वास्थ्य महकमा परेशान है, जिले स्तर पर पूरी मॉनिटरिंग की काम चल रहे हैं, और ऐसे में कलेक्टर का अचानक बदला जाना और इतनी संख्या में, मैं कहना 28 जिले हैं छत्तीसगढ़ में और 22 जिलों के कलेक्टर बदल जाए तो आप अंदाजा लगाइए किस तरह की स्थितियां बनेंगी, क्योंकि नया अधिकारी आएगा, नई चीजों को नए तरीके से समझेगा, स्वाभाविक 1-2 दिन तो उसको लगेंगे। तो यही कारण है विपक्ष लगातार अब आरोप लगा रहा और हल्ला बोल दिया। पिछली बार भी ये आरोप लगे थे, लेकिन अब एक साथ 50 से ज्यादा अफसरों के तबादले, पीएचक्यू में भी भारी भारी भीड़ बदल, इंटेलिजेंस के एडीजी को चेंज कर देना, ये कहीं ना कहीं बताता है कि सरकार ने पूरी तैयारी के साथ ये तबादले किए हैं। हालांकि विपक्ष कहता रहा है कि मुख्यमंत्री समन्वय समिति बनी हुई है, उसमें इन बातों को नहीं ले जाया जा रहा है, उनमें अगर इन बातों को ले जाया जाए तो पारदर्शिता आ सकती है। इस तरह के आरोप विपक्ष के लगाते रहे विपक्ष। लेकिन अनिल, इसके पहले विपक्ष ये आरोप लगा रही क्वारंटाइन सेंटर में व्यवस्थाएं नहीं है, लोग सांप काटने से मृत्यु हो रही है, आत्महत्या कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में व्यवस्था करने वाला कौन? आखिर उस जिले का कलेक्टर ही सबसे बड़ा होता है, उसकी अपनी जमावट होती है, उसके अपने निर्देश दिए जाते हैं कि आपको इस तरह की व्यवस्था करनी है। ऐसी स्थिति में एक तरफ आरोप लगा रहे हैं क्वारंटाइन सेंटर, तो निश्चित रूप से भूपेश सरकार ने यही सोचा होगा कि कलेक्टर सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने
सारे जितने भी कलेक्टर्स हैं, ज्यादा से ज्यादा कलेक्टरों को उन्होंने बदल दिया है। मनोज, आपसे मैंने सवाल किया था इसके पहले कि इतनी बड़ी मात्रा में जब से सरकार, भूपेश सरकार आई है, तो इतने बड़ी मात्रा में एक साथ है प्रशासनिक सर्जरी की है क्या, थोकबंद तबादले किए हैं क्या? देखिए, सरकार बनते ही एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई थी, लेकिन वो भी इतनी बड़ी नहीं थी। स्वाभाविक तौर पर 15 साल पर यहाँ पे भाजपा की सरकार थी और उसमें ये था कि उस समय विपक्ष के तौर पर कांग्रेस लगातार ये आरोप लगाती थी कि यहाँ पर प्रशासनिक आतंकवाद है, ब्यूरोक्रेसी हावी है, इस तरह का आरोप लगाती थी। और जाहिर तौर पर जब सरकारें बदलती हैं तो उनके अपने कुछ पसंद के अधिकारी होते हैं, तो इसी व्यवस्था के तहत काफी जिलों के कलेक्टर बदले गए थे। लेकिन मुझे याद आता है कि उस समय 14-15 जिलों के कलेक्टर बदले गए थे और जो है काम कर रहे थे, जो पिछली सरकार में जो कलेक्टरशिप कर रहे थे वो कर रहे थे। तो इतनी बड़ी संख्या में तबादले ये पहली बार मेरे को याद आते हैं जब से छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना है। उसके बाद से एक साथ इतने कलेक्टर बदलना, कलेक्टरों के अलावा जिला पंचायत के सीईओ बदलना, इसके अलावा मंत्रालय में जो सचिव स्तर के अधिकारी उनके प्रभार बदला जाना, तो निश्चित तौर पर ये काफी बड़ी संख्या में तबादला हुआ है। करीब 56 IAS अफसरों का तबादला हुआ है और ऐसा छत्तीसगढ़ के इतिहास में मुझे जहां तक याद आता है वो पहली बार हुआ है। जी, चलिए बलियानी जी से पूछ लेते हैं, फिर श्रीचंद जी तो कहेंगे ही, जैसा आप कह रहे हैं कि इतनी बड़ी इतिहास में इस तरह से इतने बड़े तबादले पहली बार हुए। हालांकि सरकार का अपना अधिकार क्षेत्र होता है, किसको रखना है किसको नहीं। बलियानी जी, अचानक कोरोना का हाहाकार मचा हुआ है, अभी यही व्यवस्था की जा रही है कि किस तरह से कोरोना के एक्टिव पेशेंटों में कमी लाई जाए, स्टाफ लगाया जाए। तो जो अधिकारी काम कर रहे थे इतने दिनों तक, उन्होंने बात किया होगा, ध्यान दिया होगा, वो बेहतर कंट्रोल करते। ऐसी स्थिति में एक साथ 56 अधिकारियों को बदल देना, ये किस रणनीति के तहत किया है आपने? हालांकि आपकी रणनीति होगी कुछ न कुछ। देखिए त्रिपाठी जी, 1.5 साल हो गए मुख्यमंत्री जी ने पूरी सरकारी मशीनरी की समीक्षा की जी, और किस अधिकारी की उपयोगिता कलेक्टर के रूप में है, किस अधिकारी की उपयोगिता जिला पंचायत के रूप में है और किस अधिकारी की उपयोगिता मंत्रालय में है जी। ये सारी उनकी योग्यताओं का आकलन करने के बाद ये बड़े पैमाने पर ट्रांसफर किए हैं। और जो कोरोना की बात कर रहे हैं, कोरोना संकट से जूझने के लिए ये ट्रांसफर किए गए हैं जी। आज छत्तीसगढ़ में समस्या 2 है जी। एक तो कोरोना के मरीजों की संख्या कम कर रहा है, जिसमें हम सफल रहे हैं जी। लेकिन जब बड़ी संख्या में जो प्रवासी श्रमिक आ रहे हैं उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा करना और उनके रोजगार की व्यवस्था करना, ये 2 अहम प्रश्न हैं जिसको लेकर हमारी सरकार चिंतित है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चिंतित है जी। इसी को सब दृष्टिकोण रखकर सबके बारे में परफॉर्मेंस की पूरी समीक्षा करने के बाद ही उन्होंने इतना बड़ा फैसला किया है। जहां तक जिलों की बात है, जिलों में कोरोना से निपटने का जो सिस्टम बना हुआ है वो सिस्टम यथावत है। जो भी कलेक्टर जाएगा उसको देने का काम करना है जी। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिसमें विपक्ष इसको लेकर बड़े सवाल उठाए। चलो बलियानी जी, एक सवाल मेरे मन में, जैसे अभी मनोज जी ने कहा कि जब ये आपकी सरकार बनी थी तो 14 कलेक्टर बदल दिए थे एक साथ और कुछ कलेक्टर बदले होंगे, तो क्या ये जो सामान्यतः एक तबादला नियम भी होता है, 3 साल किसी भी कलेक्टर एसपी अधिकारी को दिया जाता है काम करने के लिए, फिर उसकी समीक्षा होती है। तो एक तो सवाल ये उठता है कि आपने 1.5 साल लगा दी कि कौन अधिकारी कौन बेहतर है कौन नहीं, इसकी समीक्षा करने में। दूसरा सवाल ये उठता है कि आपने जो 14, 15, 16 कलेक्टर बदले हैं इसके पहले, तो मतलब आपने गलत बदले हैं, वो 1.5 साल में ही आपने फिर बदल दिया, वो अक्षम थे। त्रिपाठी जी, ऐसी बात नहीं है। असल में 15 साल में जी। तो प्रदेश की प्रशासनिक स्थिति दुरावस्था में पहुंच गई थी जी। और स्वयं भारतीय जनता पार्टी के नेता ही स्वीकार करते थे कि रमन सिंह जी के आखिरी कार्यकाल में जी। एक अधिकारियों का प्रशासनिक आतंकवाद था और एक काकस काम कर रहा था जी। तो वो जी 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 लगता है एक बार फिर तकनीकी कारणों से हम सुधरानी जी के पास। सुधरानी जी, अब आपके पास फिर से आते हैं।
आप जो कह रहे थे कि काकस काम कर रहा था, अब काकस काम नहीं करेगा, इस पे हम सवाल करेंगे एक बार फिर। जो सुंदरानी जी कह रहे हैं उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं अनिल जी? देखिए, सुंदरानी जी ने साफ कर ही दिया है कि जब वो विपक्ष में थे तब वो प्रशासनिक आतंकवाद एक शब्द कांग्रेस ने दिया था जी। लेकिन अब राज्य में कांग्रेस की सरकार है तो उम्मीद की जा सकती, जब विपक्ष में के रूप में रहते हुए कांग्रेस ने जो देखा था कि किस तरह अधिकारी गड़बड़ियां कर रहे हैं, किस तरह उनकी अक्षमता नजर आ रही थी, तो उम्मीद जनता को यही थी कि वो व्यवस्थाएं सुधारी जाएंगी। लेकिन जिस तरीके से जल्दी जल्दी तबादले होना, ये आम जनमानस में भी ये सवाल इसको लेकर खड़े करते हैं जी। रहा सवाल जो कोरोना को लेकर जो रणनीति है जी, अगर इसको लेकर अधिकारी चेंज किए जा रहे हैं तो एक साथ इतने नहीं तब भी किए जाना उचित होगा या उचित होता है। 6-7 या 10-10 करके अगर अधिकारियों को चेंज किया जाता तो मुझे लगता है कि विपक्ष को ये कहने का मौका नहीं मिल पाता, या विपक्ष जो आरोप अब लगा रहा है उस आरोपों से कांग्रेस बच सकती थी, कांग्रेस सरकार। बिल्कुल। लेकिन जैसे हमने उनसे सवाल किया है, बरलियानी जी ने यह कहा कि हमने 1.5 साल तक समीक्षा की, कौन अधिकारी बेहतर है कौन नहीं, तो 3.5 साल में अब काम सारे कर लेंगे, समीक्षा में इतना समय लगा दिया। 1.5 साल से भी ज्यादा समय हो गया। मुझे लगता है कि ये इस जवाब को बरलियानी जी ज्यादा स्पष्ट करेंगे। लेकिन आप देखिए, बीजेपी शासन जो 15 साल रहे उसमें जो अधिकारी पर आरोप लगते रहे उनको भी देखना हो, वो अधिकारी क्या अब पूरी तरह लूप लाइन में पड़े हुए हैं या उनमें से कुछ नई सरकार के साथ एडजस्टमेंट के साथ अपनी अपनी भूमिका में आ चुके हैं। ये अगर होता है तो बीजेपी को और एक हमला करने का मौका मिल सकता है, और सरकार हमले का मौका न दे तो ऐसे में थोक तबादले के लिए मनोज फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। मनोज, जैसा कि बरलियानी जी बोल रहे हैं कि समीक्षा की भूपेश सरकार ने, कौन अधिकारी बेहतर है कौन नहीं है, तो 1.5 साल समीक्षा में लग गए मनोज जी। तो अब 3.5 साल, जब 5 साल के लिए जनता ने चुन के भेजा तो 1.5 साल अधिकारियों के 1.5 साल से भी ज्यादा समीक्षा में लग गए। इसके अलावा जो बरलियानी जी से मैंने पहले सवाल किया था कि आपने जो 15-16 कलेक्टर बदले थे उनको सामान्य तौर पे 3 साल का समय दिया जाता है काम करने का, उनको 1.5 साल में ही चलता कर दिया, तो कुछ न कुछ कारण तो होगा। निश्चित तौर पर जो सरकार ने इस संबंध में जो है आज कुछ मंत्रियों से हमने बात भी की, उनका यही कहना था कि परफॉर्मेंस की लगातार समीक्षा होती रहती है और सभी को चेतावनी समय समय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुख्यमंत्री जो है कलेक्टरों की बैठक लेते हैं, उनको टारगेट दिया जाता है, टास्क दिया जाता है और वो उसको कितना पूरा कर पाते हैं, इस आधार पर उनका परफॉर्मेंस सीट बनता है। और यही कारण है कि मंत्रियों की ओर से जो बात बताई गई है वो ये कि मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टरों के कामकाज की समीक्षा की, किन जिलों में शासकीय योजनाएं सही ढंग से पहुंच रही, किन जिलों में नहीं पहुंच रही है। छोटे जिलों के यदि कलेक्टरों ने अच्छा परफॉर्म किया है तो उनको प्रमोट करके बड़े जिले देना था। तो इस तरह की एक पूरी व्यवस्था पे काम किया था और उनका कहना है कि लंबे समय तक जो है ऑब्जर्वेशन के बाद जो है उनका परफॉर्मेंस जांचने के बाद ये व्यवस्था बनाई गई और उन्हें जो है नए तरीके से पोस्टिंग दी गई है, जिससे आने वाले जो बचे हुए समय हैं उसमें ये बेहतर परफॉर्मेंस करें। एक सबक भी जो नए लोग जिनको कलेक्टर बनाए गए, कई लोग वेटिंग में थे, 2008 बैच के 2007 बैच के लोग अभी तक कलेक्टरशिप नहीं पाए थे। ये और भी दूसरे कारण बताए गए कि कुछ लोग जो बैच छूटा हुआ था, जिनको अभी तक जो है कलेक्टर नहीं बनाया गया था, उनको भी एडजस्ट करना था। तो इस तरह की बातें जो है मंत्रियों की तरफ से बताई गई है। लेकिन जैसा कि सवाल जो विपक्ष उठा रहा है और एक पत्रकार होने के नाते हम भी उठा रहे हैं, वो यही कि एक साथ इतनी बड़ी संख्या में बदलने के पीछे की स्थिति जो है, और खासतौर पे ऐसे समय में जब पूरे शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोग कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जो है दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल मनोज, आज हमारे और आपके बीच में, बरलियानी जी के सुंदरानी जी के बीच में जो संपर्क हो रहा है उसमें कोरोना का ग्रहण लग गया है। तकनीकी कारण से हम उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं। बरलियानी जी से अगर संभव हो तो मेरी बरलियानी से बात करा दें। फिर बरलियानी जी, आवाज आ रही है जी, तो बरलियानी जी जैसा कि मनोज जी ने भी सवाल किया है, ऐसे समय में 1.5 साल आपने समीक्षा में लगा दिया, तो अब काम कब करेंगे? और जिन लोगों को पहले कलेक्टर बनाया था उनको वापस ले आए, ज्यादातर लोगों को, तो क्या वो सक्षम नहीं थे? देखिए त्रिपाठी जी, प्रशासन में समय समय पर
हर अधिकारी के काम की समीक्षा होती रहती है जी। ऐसा सक्षम और सक्षमता नहीं है जी। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी रिजल्ट चाहते हैं जी। हमको सरकार 15 साल बाद कांग्रेस पार्टी को मौका मिला है जी। तो हम चाहते हैं कि जो हम जनता के लिए हमारे कमिटमेंट्स हैं जी। उनको पूरा करने के लिए ब्यूरोक्रेसी में जो होना चाहिए जी। ऐसे ब्यूरोक्रेट को ही वहाँ रखा जाए जी। जिनकी जहाँ जहाँ उपयोगिता है जी। कुछ लोग की उपयोगिता मंत्रालय में है विषय वस्तु के लिए वहाँ भेजे। अब जी। जैसा अमिताभ जैन जी को पीडब्ल्यू से हटा के एजुकेशन में दिया है जी। उसके पीछे बड़ा कारण है कि बोध घाट परियोजना हमारी बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है जी। और अमिताभ जैन बहुत काबिल अफसर है। जी। तो ऐसे अनेक उदाहरण आपको मिलेंगे जी। कि हर अधिकारी की क्षमता का अधिकतम उपयोग हो सके उस दृष्टिकोण को लेकर भूपेश बघेल जी ने किया है। चलिए। हम गतिशील रह के काम करना चाहते हैं और रिजल्ट देना चाहते हैं। चलिए। और ये सौभाग्य है कि कोरोना संकट में भी पूरे हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ अकेला राज्य है जी। यहाँ कोरोना के चलते किसी की मौत नहीं हुई। चलिए। सबको इलाज की सुविधा मिली। प्रवासी श्रमिकों के लिए भी अच्छा इंतजाम किया जा रहा है जी। अब बाकी राज्यों की तुलना में देखेंगे छत्तीसगढ़ का इंतजाम सबसे अच्छा है जी। उनको भोजन नाश्ता पानी सब समय पे मिल रहा है उनके इलाज की सारी सुविधाएं हैं। चलिए बल्याणी जी थोड़ा सुधार से बात करेंगे। हालांकि आपने कहा है होना भी नहीं चाहिए मौत लेकिन ये आपका कर्तव्य है ये इस पे आपको गर्व नहीं होना चाहिए। कर्तव्य है आपका कि किसी भी मरीज सरकार का कर्तव्य होता है कि किसी भी मरीज की मौत न हो। जी सुंदरानी साहब निशिफ हम आ गए हैं कोरोना का ग्रहण समाप्त हो गया है आप चाहें तो फोन रख दें नीचे हम सीधे सब बात कर सकते हैं। जी जी सुंदरानी साहब बल्याणी जी ने बहुत अच्छी समीक्षा की है सारे स्थान। आवाज आ रही है आपको सुंदरानी जी? जी जी त्रिपाठी जी बिल्कुल आ रही है जी। तो बल्याणी जी ने बहुत अच्छा समीक्षा की है कि अभी तक 1.5 साल लगभग 20 महीने में कौन सा अधिकारी बेहतर है कौन नहीं है काम करने लायक है नहीं करने लायक है इसकी समीक्षा उन्होंने कर दी है। साथ में कोरोना का अपना सिस्टम की कैसे त्रिपाठी जी 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 और जो जिस तरह से बल्याणी जी कह रहे हैं कि समीक्षा की है अब आगे काम करेंगे तो लगता है उनका मन आगे भी 5 साल चुन के आने का है। देखिए त्रिपाठी जी 1.5 साल में चलो इनको समझ में आ गया कौन अधिकारी काम कर सकता है कौन नहीं कर सकता है। जब से सरकार बनी है तबादला उद्योग ही चला रहे महीने 2 महीनों में एसपी बदले गए कलेक्टर बदले गए। ये इनकी प्रशासनिक व्यवस्था और किसी भी राज्य में भारतवर्ष के किसी भी राज्य पे आप निगाह डालें कोरोना से अधिकारी के माध्यम से 2 महीने काम चल रहा है। जिस अधिकारी ने जहां पे बैठ के व्यवस्थाएं संभाली मैं बल्याणी जी की बात को आगे बढ़ाता हूं ये खुद कह रहे हैं कि हमने कंट्रोल पाया तो उनका पुरस्कार दिया गया सारे अधिकारियों को हटा के और जैसे ही हटाने की सुगबुहाट 2-4 दिन से चल रही थी लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं लगातार। और ये जिस प्रकार से प्रवासी मजदूरों की व्यवस्था की बात करते हैं सबसे बदतर स्थिति में छत्तीसगढ़ है। इनके क्वारंटाइन सेंटरों को जाके देख लीजिए न बाथरूम की व्यवस्था न खाने की व्यवस्था मजदूर वहां से छोड़ के जा रहे हैं। 9 से कोरोना से हमारे यहाँ मृत्यु नहीं हुई लेकिन क्वारंटाइन सेंटर में कम से कम 9 लोग मारे कहीं न कहीं मारे गए हैं। कोई आत्महत्या किया कोई सांप काटने व्यवस्थाओं के कारण हो सुसाइड किया हो किसी ने। ये इस प्रकार की क्वारंटाइन व्यवस्था है इनके गांव स्कूलों को इन्होंने अधिग्रहण करके क्वारंटाइन सेंटर बनाए। तो सुंदरानी जी क्वारंटाइन सेंटर सुंदरानी साहब स्थिति क्या है ये आपने सवाल उठाया है कि सुंदरानी साहब मेरी बात सुन लीजिए सवाल सुन लीजिए सुंदरानी साहब मेरा सवाल सुन लीजिए की दहाई का आंकड़ा भी नहीं था और मुख्यमंत्री सुंदरानी साहब मेरा सवाल सुन लीजिए छत्तीसगढ़ मुक्त हो जाएगा कोरोना से। सुंदरानी साहब आप सीधे बाबा स्वास्थ्य मंत्री बार इस बात को दोहराते थे कि यहाँ पे मरीजों की संख्या बढ़ेगी लेकिन शासन ने कोई व्यवस्था नहीं की। त्रिपाठी जी बहुत बदतर स्थिति है। सुंदरानी साहब मेरी आवाज आ रही है आपको तो सवाल सुन लीजिए। तबादला उद्योग के तहत ये काहे की समीक्षा कौन सी समीक्षा करते हैं लोग? सुंदरानी साहब मेरा सवाल सुन लीजिए। सवाल यही है कि आप लोग उठा रहे थे कि व्यवस्था ढंग से नहीं हो पा रही आत्महत्या कर रहे सांप काटने से मृत्यु हो रही है। तो ये जो आप लोग सवाल उठा रहे थे देखिए किसी भी जिले में अगर क्वारंटाइन सेंटर है तो वहां पे उसकी व्यवस्था का पूरा हजारों मदार वहां के जिला कलेक्टर का होता है उनके निर्देश से होते हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने
उन्होंने देखा होगा कि सही व्यवस्था नहीं कर पा रहा जो अधिकारी, उसका स्थानांतरण कर दिया। तो इसमें आप एक तरफ सवाल उठाते हैं कि व्यवस्था नहीं है क्वारंटाइन सेंटर में, दूसरी तरफ वो अधिकारियों को बदल के व्यवस्था करने की बात करते हैं, तो उसमें भी आप सवाल उठाते हैं। चलिए एक बार फिर दूरभाष में जोड़ने का प्रयास करेंगे हम। अनिल, एक तरफ विपक्ष तो विपक्ष है, एक तरफ कहती है व्यवस्था नहीं है, दूसरी तरफ अगर व्यवस्था बनाने के लिए सरकार कोई कदम उठाती है तो उस पर भी सवाल खड़ा होता है। देखिए, विपक्ष का काम ही है कि सरकार की बारीक चीजों पर या बारीक निर्णय पर नजर रखना। और मुझे जहां तक पता चल रहा है कि छत्तीसगढ़ ऐसा है जहां सत्ता पक्ष भी काफी मजबूत और होशियार है और विपक्ष भी उतना ही मजबूत और 2/3 बहुमत। हाँ, लेकिन होशियारी है वहां इतना विश्लेषण के बाद, इतना अध्ययन के बाद अगर सरकार के निर्णय पर सवाल अगर उठा रहे तो सरकार भी निश्चित तौर पर जब। चलिए एक मिनट, सुंदरानी जी अपनी बात कर। सुंदरानी साहब, एक तरफ आप कहते हैं कि क्वारंटाइन सेंटर में व्यवस्था नहीं है, मैंने सवाल किया था अगर क्वारंटाइन सेंटर में सही ढंग से व्यवस्था नहीं हो जाती तो उसको दारो मदार। अब व्यवस्था का पूरा जिम्मा किसके सर ठीकरा फूटता है? कलेक्टर के, क्योंकि उन्होंने सही ढंग से जमावट नहीं की, सही व्यवस्था नहीं की। अब ऐसी स्थिति में कलेक्टर और प्रशासनिक अधिकारी जो राज्य प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, उनको अगर सरकार बदल करके व्यवस्था ठीक करने का प्रयास कर रही है तो इसमें भी आप सवाल उठा रहे हैं। सुरेश साहब, मेरी आवाज आ रही? सुरेश साहब, आवाज आ रही? लगता है आज वाकई में कोरोना का कहर हमारे स्वराज एक्सप्रेस की लीज लाइन पे हो गया है। अनिल, आप अपनी बात पूरी कर रहे थे। आप कह रहे थे कि मतलब विपक्ष का सवाल उठाने का ही काम रह गया लगता है। हाँ, विपक्ष अपनी भूमिका है और सरकार को अब ये बताना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कह रहे थे कि अगर जिलों में इस तरह की दिक्कत है तो ऐसा तो नहीं कि सरकार पहले सभी जिलों की समीक्षा एक साथ एक दिन भर करे और एक साथ बिल्कुल फाइल लंबी मोटी बनाने के बाद फिर उनके तबादले करे। बनस्पत इसके अगर जिले वाइज समीक्षा करते, अगर लगता कि अधिकारी यहां गलत है तो उस जिले में उस अधिकारी को चेंज करते जाते, तो उसका मैसेज अगले जिले के जो अधिकारी है उनको अच्छा मैसेज जाता कि भाई सरकार सख्त है। लेकिन आपने अगर एक साथ सारे 22 जिलों के कलेक्टर 28 में से बदल दिए तो इसका मैसेज किसको संभालने के लिए दिया? तो ऐसे में यही कारण है कि विपक्ष सवाल उठा रहा है और सरकार अब ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो जो तबादले हैं कि सामान्य प्रक्रिया के तहत हुए हैं। तबादला नीति भी बनी हुई है, हर सरकार की तबादला नीति होती है, छत्तीसगढ़ की भी तबादला नीति का पालन कितने लोग करते हैं, कितनी सरकारें करती है? यही तो एक बड़ी विडंबना मानी जाती है राज्यों की कि तबादला नीति बनती तो है और बड़ी अच्छी बनती है, जनता को बताई भी जाती है, अधिकारियों को भरोसा भी दिलाया जाता है, लेकिन उसके अनुरूप तबादले होते हैं। ये एक बड़ा सवाल है। इस पर प्रशासनिक आयोग भी जो भारत सरकार के बने थे या राज्यों की रिपोर्ट्स भी पेंडिंग पड़ी हुई हैं। इसीलिए ये आरोप बीच में लगते रहते हैं कि प्रशासनिक आतंकवाद कांग्रेस ने रहते हुए, विपक्ष में रहते हुए लगाए थे। यही आरोप अब मौका बीजेपी को मिला है, वो लगा रहे। चलिए, आज कोरोना के कहर ने हमारे इस पूरे प्रोग्राम में अपना कहर ढा दिया है। सुंदरानी जी, आप शायद नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन चूंकि हमारे साथ जुड़े थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। बरलानी जी, आपका भी, और मनोज, आपका भी हमारे इस खास कार्यक्रम में आप लोगों ने शिरकत की। तो कलेक्टरों के तबादले को सरकार भले ही रूटीन प्रक्रिया बता रही, लेकिन कहीं न कहीं इसके पीछे कोरोना भी बड़ी वजह है। जानकारी के मुताबिक इस महामारी से निपटने में बेहतर रिजल्ट न देने को अहम वजह माना गया है। प्रदेश में कुछ सचिवों के प्रभार मंत्रियों की मांग पर बदले गए हैं। ये सचिव अपने काम में गंभीरता नहीं दिखा रहे थे। इस बदलाव में आईएएस के साथ ही राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों को भी हटाया गया है। कुछ को नई जिम्मेदारियां भी दी गई है। क्योंकि ये सब कुछ कोरोना संकट के बीच हुआ है, ऐसे में बीजेपी इस पर सवाल उठा रही है। हालांकि बीजेपी को यह नहीं भूलना चाहिए कि जब वो साल 2003 में सत्ता में आई थी तब उसने भी थोक बंद तबादले किए थे। अब ऐसे में जब कांग्रेस सत्ता में है तो वो अपने हिसाब से अधिकारियों की अदला बदली तो करेगी ही। छत्तीसगढ़ के बाद